प्रश्न है कि राम स्वरूप किसान रो कहानी संग्रह कौन सो नहीं है। ये रीट में पूछा गया प्रश्न था। मतलब साहित्य से संबंधित प्रश्न आजकल कैसे पूछे जा रहे हैं, और साहित्य और स्थापत्य कला राजस्थान में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो हम बात करें यहां पर धान कथावा, ये सत्यनारायण सोनी की किताब है। किसकी किताब है? धान कथावा सत्यनारायण सोनी की किताब है। सत्यनारायण सोनी इसके क्या हो जाते हैं? लेखक हो जाते हैं। बाकी राम स्वरूप किसान की सभी रचनाएं, किसान जी ने तीखी धार, हड़ाखोड़ी और बारीक बात, ये तीनों रचनाएं किसकी हो जाती है? इनकी है। ठीक है, हाँ दबा के लाइक कर दो भाई, लाइक। ये सभी आप लोगों को याद रखें। रामस्वरूप किसान नौहर हनुमानगढ़ के केंद्रीय साहित्य पुरस्कार इन्हें मिला है ना। ये कहाँ के हैं? नौहर हनुमानगढ़ के हैं। ये हैं आपके नौहर हनुमानगढ़ के, और इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। मांड किस प्रदेश का प्राचीन नाम है? राजस्थान के अंदर अगर हम मांड की बात करें तो मांड जैसलमेर का पुराना नाम है, मांड प्रदेश। ये प्रश्न है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश वगैरह इनसे संबंधित प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की ओर राजस्थान की जो लंबाई है वह आपकी कितनी है? 826 है। लेकिन पूर्व से पश्चिम की ओर ज्यादा है। पूर्व से पश्चिम की ओर ये कितनी है गुरुजी? 869 है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर कुंड और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? जहां पर बहुत सारी बावड़ियां हैं और कुंड है। सिटी ऑफ वेल, बावड़ियां जिसे सिटी ऑफ वेल के नाम से जाना जाता है, वो है आपका बूंदी शहर। कौन सा है? राजस्थान का कौन सा जिला जिसे डांग की रानी कहते हैं? डांग की रानी आपकी करौली, पूर्वी राजस्थान के। राजस्थानी रामकथा रे आधार पर रामायण सिरनावसु आख्यान है वो काव्य कुण लिखियो? मारवाड़ी में भी क्वेश्चन आया करे। प्रधान ओ है राजस्थान, तो था सगला लोगों ने राजस्थानी भी आनी चीजें कि रामायण नाम सु आख्यान कौन लिखियो? राजस्थानी में राम कथा के आधार पर, जो राम जी की जो कथा है उसके बेस पे रामायण आख्यान किसने लिखा? बहुत प्यारा प्रश्न है। रामायण आख्यान लिखा है मेहाजी गोदारा ने। जब भी नए नए प्रश्न आ जावे ना, तुम सीधे स्क्रीनशॉट ले लो। ये प्रश्न हुबहू एग्जाम के अंदर आएंगे, है ना। सीधे प्रश्न एग्जाम में आएंगे। मेहोजी गोदारा इसका राइट आंसर है। सी ऑप्शन इसका राइट है। मेहोजी गोदारा राइट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया है। इसकी रचना इन्होंने मध्य युग का उत्तम व्याख्यान कहते हैं इसको। 1718 ईस्वी में इसकी रचना की थी। कब की थी? 1718 ईस्वी में। 1718 ईस्वी में इसकी रचना की थी। मध्य युग का एक उत्तम आख्यान कहलाता ही है। मध्य युग की रचना है। और भाई मध्य युग है आपका मॉडर्न हिस्ट्री तब पढ़ते जब अंग्रेजों का काल आ जाता है, उस समय की। पद्म भगत के द्वारा लिखा गया जो रचना है वो है रुक्मणी मंगल है। क्या है? इसके द्वारा जो लिखी गई रचना है उसका नाम हो जाता है रुक्मणी मंगल। इसकी क्या हो जाती है? रचना हो जाती है। देखो रील देखने वाला बालक तो कोई नहीं है ना यहाँ पे, एग्जाम नजदीक है। और थैंक यू। रील देख लेना तो नहीं है ना, 30 सेकंड देखा और भग गया, उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो सकता जो खाली थोड़े समय के लिए पढ़ता है और बाकी पढ़ता ही नहीं है। रीट में बहुत बड़े अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। अगली रीट वाले भी पढ़ सकते हैं और रिपीट होंगे अदर एग्जाम के अंदर। लोक साहित्य री दीड सु हरजस काई वे और रीड रो पेपर हुए उन टाइम रो रेट रो मैंने यूं पूछ लियो, मारवाड़ी में पूछ लियो, बताओ काई चीज है ना। तो थोड़ी मारवाड़ी लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, राजस्थानी भी आनी चाहिए, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस प्रश्न के अंदर। देखो हरजस की बात करें तो सगुण गीत है जो शेखावाटी में गाए जाते हैं ना। सगुण लोकगीत है जो कि आपके क्या है, ये आपके हो जाते हैं लोकगीत हो जाते हैं जो शेखावाटी में बहुत प्रचलित है, शेखावाटी में बहुत फेमस है और शगुन गीत है। बहुत अच्छा प्रश्न है। शेखावाटी में है और शगुन गीत होते हैं। अब भाई भगवान की आराधना में गाए जाते हैं। अच्छा कोई बड़े बुजुर्ग की डेथ हो जाए ना, वृद्ध किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए, हमारे बुजुर्ग अगर राम को प्यारे हो जाए तो मृत्यु पर भी गाए जाते हैं आपके क्या, मृत्यु के ऊपर भी उस समय भी आपके हरजस गाए जाते हैं। 12वें दिन नहीं हो जाए तब तक क्या गाए जाते हैं? 12 दिन नहीं हो जाए तब तक हरजस गाए जाते हैं, भक्ति गीत गाए जाते हैं। ख्याल की हम बात करें तो ख्याल के बारे में कोई विशेष है नहीं, लोक नाट्य होता है। ख्याल अपना क्या है? एक प्रकार का लोक नाट्य होता है। जैसे कुचामनी ख्याल है ना, जैसे आपकी हिला ख्याल है, जैसे आपकी तुरा कलंगी ख्याल है, पवाड़ा है, पाबूजी रे पवाड़ा वगैरह वीरता से संबंधित गीत होते हैं। पवाड़े क्या होते हैं? वीरता से संबंधित गीत होते हैं ना, वीरता से संबंधित गीत। जैसे पाबूजी रे पवाड़े लोग गाता है वो पब्लिक जनता। देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर
चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर त्रिभुवन नारायण मंदिर, यह प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और एक प्रश्न पूछा जाता है शमिदेश्वर मंदिर वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शमिदेश्वर मंदिर शमिदेश्वर तो यही है। और एक पूछा जाता है जो है आपका कुंभ श्याम मंदिर, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, वो भी पूछा जाता है। और एक ये प्रश्न पूछा जाता है, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण सबसे पहले भोज परमार ने करवाया था। भोज परमार है वो मालवा का राजा हुआ करता था। कहां राजा हुआ करता था? मालवा का राजा हुआ करता था भोज परमार ने। इसका जीर्णोद्धार है वो किसने करवाया था? मोकल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आता है। इस मंदिर को मोकल मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस मंदिर को मोकल मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो जीर्णोद्धार है, भाई पुराना हो जाता है मंदिर तो उसको ठीक करवाना पड़ता है, कार्यवाही लगानी पड़ती है, मारवाड़ी में कहते जो है ना। तो जीर्णोद्धार है वो किसके द्वारा करवाया गया था? ये मोकल के द्वारा करवाया गया था। मोकल मंदिर इसको कहते हैं। दूसरी बात ये याद रखना, यहां पर इसको त्रिभुवन है ना, त्रिभुवन मंदिर भी कहते हैं, शमिदेश्वर मंदिर भी कहते हैं इसको, है ना। इसको शमिदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस मंदिर को शमिदेश्वर मंदिर कहते हैं, शमिदेश्वर मंदिर कहते हैं। यह भी इसी का ही उपनाम है। अब कोई डाउट, कोई समस्या? अरिश सिंह की बात करें तो मेवाड़ का महाराणा हुआ करता था। इस ऑप्शन का भी मैं चीरफाड़ करूंगा पूरा, है ना। अरिश सिंह का संबंध मेवाड़ से था। और नागभट्ट प्रथम के बारे में एक बहुत प्यारा प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर। नागभट्ट प्रथम गुर्जर वंश का शासक था, भीनमाल शाखा को, है ना, गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक। बहुत बढ़िया प्रश्न है। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक कौन था? यह प्रश्न एग्जाम में आता है। और भीनमाल शाखा की इसने शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी बेटा? भीनमाल शाखा की शुरुआत की थी। प्रश्न एग्जाम में आता है। एक प्रश्न था, 4 प्रश्न करवा दिए, है ना। इससे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। वाह भाई। कौन से स्थान को राजस्थान का बरखोयास्क कहते हैं? राजस्थान का बरखोयास्क, इसका मतलब ये हुआ राजस्थान का सबसे ठंडा प्रदेश। ये रशिया के अंदर स्थित है। तो कहा गया है कि आपका राजस्थान का सबसे ठंडा, जो जितना ऊंचा भाग होगा वो सबसे ठंडा प्रदेश होगा। तो राजस्थान के अंदर 17-22 जो आपके गुरु शिखर की ऊंचाई है, कभी गुरु शिखर पर जाना, गर्मी में भी तुम्हें ठंडक ना लग जाए तो देखना, क्योंकि वो भूगोल जब आप पढ़ते हो ना, ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है, जिसे ताप पतन दर कहते हैं। ये आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो। तो माउंट घग्गर का मैदान कौन सा है? राजस्थान को भौतिक प्रदेशों, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो विभाजन है, इसके अंदर ये आपका मरुस्थल क्षेत्र है। ये आपका क्या है? मरुस्थल है। इधर वाला भाग जो है ये अरावली प्रदेश है। दूसरा वाला भाग कौन सा है? अरावली है। और फिर आपका मैदानी क्षेत्र है, और ये वाला हाड़ौती क्षेत्र हो गया। ठीक है। तो इसको भी शुष्क और अर्ध शुष्क में बांटा गया है। अर्ध शुष्क का भाग है, अर्ध शुष्क जो प्रदेश है, ये पूरा मरुस्थल का सेकंड वाला भाग अर्ध शुष्क, उसको 4 भागों में बांटा गया है। घग्गर आला है, नागौरी उच्च भूमि है, गोडवाड़ बेसिन है, और लूनी प्रदेश वाला। इन सबको मिला करके आपको पता है 4 भागों में बांटा गया है। तो यहां पर जो कहा गया है घग्गर का मैदान, भाई घग्गर आपके प्राचीन सरस्वती नदी, ये आपके कहां पर है? उत्तरी राजस्थान के अंदर, गंगानगर, हनुमानगढ़। सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, तैयार रहना इन प्रश्नों के लिए बेटा। लाठी सीरीज क्षेत्र कौन सा है? देखो, भूमिगत जल पट्टी है जो जैसलमेर के अंदर स्थित है। कहां पर है? जैसलमेर में। पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में एक 60 किलोमीटर लंबी भूगर्भीय जल पट्टी है। वहां मीठा जल मिलता है, और यहीं पर पाया जाता है आपका चांदल नलकूप। कौन सा? चांदन नलकूप, चांदन कुआ। इस चांदन नलकूप को कहते हैं थार का घड़ा कहते हैं। रेगिस्तान के अंदर मीठा पानी कहां मिले तो थार का घड़ा आपके यहां पर हो जाता है। प्रश्न, अकली शैल समूह, अकली क्रम की जो चट्टानें हैं वो कौन सी द्रोणी के अंदर पाई जाती हैं? अकली शैल चट्टानें हैं वो बाड़मेर और बालोतरा वाला जो क्षेत्र है ना, शिवाणा वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पाई जाती है। अकली शैल समूह आपके यहां पर पाया जाता है। राजस्थान के अंदर ड्यून मुक्त क्षेत्र कौन सा है? ड्यून मुक्त मतलब है कि बालू का स्तूप जहां नहीं पाए जाते हैं। तो राजस्थान के अंदर जो क्षेत्र है आपका, जहां पर ड्यून नहीं पाए जाते, सैंड ड्यून्स नहीं पाए जाते, बीकानेर है, विशेष रूप से जैसलमेर, फलोदी और पोखरण, ये एक ट्रायंगल बनाता है। उस एरिया के अंदर आपके रेतीले टीले नहीं पाए जाते। तो शुष्क क्षेत्र के अंदर भी बालू का स्तूप युक्त है और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। उसका प्रश्न आया है। तो पश्चिमी राजस्थान, जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम वाला जो भाग है, वहां पर रेतीले टीले पाए जाते हैं। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओकल वुड फॉसिल पार्क, देखो जीवाश्म उद्यान जैसलमेर के अंदर राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है ना,
वो अभ्यारण्य है राजस्थान का सबसे बड़ा, वहां पर ऑकलवुड फॉसिल पार्क पाया जाता है। ऑकलवुड फॉसिल पार्क मतलब जीवाश्म में आज से 18 करोड़ साल पहले के अवशेष जहां पर मिले हैं हमें, वो है आपका जैसलमेर क्षेत्र, वहां पर मरु उद्यान में ऑकलवुड फॉसिल पार्क। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार वापस रिपीट होता है। पश्चिमी रेतीले टीलों की पूर्वी सीमा, पश्चिमी जो रेतीले टीले हैं, इन पश्चिमी रेतीले टीलों की आपकी पूर्वी सीमा कौन किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो पूर्वी सीमा आपकी 25 सेंटीमीटर, या हम बात करें तो आपके पश्चिमी रेतीले टीलों की पूर्वी सीमा, ये रेतीले टीले यहां तक अरावली तक हम बात करें तो 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है। और मरुस्थल को दो भागों में बांटने का काम कौन सी करती है? 25 सेंटीमीटर। तो ये 50 यहां हो जाएगी और उसके बाद में 25 सेंटीमीटर हो जाए। राजस्थान के मैदानों के अंदर उपजाऊ क्षेत्र के अंदर, राजस्थान के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से कौन से नाम से जाना जाता है? मैदान का उपजाऊ क्षेत्र है और उसे हम कहेंगे रोई कहेंगे। अब ये नया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। रोई बूंदी जिले के अंदर स्थित जो पहाड़ियां हैं वो आडावाला पर्वत कहलाती है। ये अच्छा प्रश्न है, हाईकोर्ट एलडीसी के एग्जाम के पूछा गया था, हाईकोर्ट एलडीसी में आडावाला पर्वत वाला। लेकिन अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से पुरानी ही है, लगभग 55 करोड़ साल पुरानी है और ये यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है। जो इंडिया के ऊपर वाली जो प्लेट है, हिमालय से ऊपर वाली जो भूप्रपट्टी वाला भाग है वो यूरेशियन प्लेट है और नीचे वाली इंडियन प्लेट है, तो यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है, यह याद रखिए। ताराभांत के टीले, ताराभांत के टीले जो आपके स्टार आकार के है ना, ताराभांत के जो टीले हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ताराभांत के टीले हैं आपके, बताओ कहाँ पाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बालोतरा फलोदी, मोहनगढ़, सूरतगढ़ या पोखरण लूणकरण सर। तो ताराभांत के टीले हैं वो आपके कहां पर पाए जाते हैं? ताराभांत के टीले बताओ, आंसर करो फटाफट। टीले हैं वो कहां पाए जाते हैं? ताराभांत के टीले हैं आपके मोहनगढ़, सूरतगढ़ के अंदर, यहां पर याद रखना। अरावली पर्वतमाला, आपकी अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सही है? अरावली पर्वतमाला के संबंध में कौन से तथ्य आपके याद रखना? एक कथन ये पूछा गया, असत्य याद रखना ना, यहाँ असत्य होना चाहिए, क्योंकि इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग के अंदर 55 करोड़ साल पहले हुआ था। यह वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत यानी रेजिडेंशियल माउंटेन जिसे कहते हैं कि मतलब जिस जो बार बार अपरदन से जिसकी हाइट छोटी हो गई हो वो है, और आग्नेय चट्टानों से ये नहीं बना है। और दक्षिण पश्चिम, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट के बीच में इसकी क्या है? लंबाई है। और राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर कितनी है? 550 किलोमीटर। और यहां पर आपको याद रखना है कि आग्नेय चट्टाने नहीं होगा, ठीक है, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से सी नहीं होगा, तो सी नहीं है तो गुरुजी सी यहां भी कट कर देते हैं, यहां भी कट कर देते हैं, ए बी और डी। सिर्फ एक देखो, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दो प्रकार के बालू का स्तूप है, इसमें ये अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का प्रकार है, सिर्फ है। अब राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा से किस दिशा की ओर है? ये अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट से लेकर उत्तर पूर्व दिल्ली तक, याद रखना, गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये फैली हुई है। गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला का हाईएस्ट शिखर है? अरावली का है, माउंट आबू के अंदर 1722 मीटर इसकी हाइट है, 1722 मीटर। अरावली की सर्वोच्च चोटी दिए गए ऑप्शन में से अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरुजी यहाँ पर गुरु शिखर तो है नहीं, तो दूसरा गुरु से आशा रखो, है ना, वो वाली बात है, याद रखते हो ट्रिक। तो ये सिरोही के अंदर है, शेर कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है, और शेर सिरोही के अंदर है, याद रखिएगा, 1597 मीटर। निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टाने जो जालोर में पाई जाती हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जालोर में पाई जाने वाली आग्नेय क्रम की चट्टाने। देखो, आग्नेय चट्टानों का संबंध होता है ज्वालामुखी से। जो लावा चट्टाने होती है ना, बेसाल्ट चट्टाने जिनको कहा जाता है, बेसाल्ट चट्टाने, प्राथमिक चट्टाने, जो सबसे पहली चट्टाने हैं जिनसे अवसादी और रूपांतरित चट्टाने बनती है, वह जो जालोर में पाई जाती है वह एक तो आपकी रायोलाइट है और एक ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट बहुत अच्छा उदाहरण है लावा चट्टान का। इस प्रकार से बी और सी के अंदर आपको याद रखना है। रोजा पर्वत, रोजा पर्वत है वो राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले के अंदर स्थित है? रोजा पर्वत जालोर के अंदर, डोरा पर्वत जालोर के अंदर, ये याद रखना। रोजा भाकर आपका कहां पर है? ये आपका जालोर के अंदर है, रोजा भाकर, जिसकी
हाइट है वो 730 मीटर है। कितनी है? 730 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से सुमेलित कौन सा नहीं है? देखो भाकर है ना, पूर्वी सिरोही का जो क्षेत्र है वो भाकर कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। गिरवा उदयपुर का जो तस्तरी नुमा क्षेत्र है वो आपका गिरवा प्रदेश हो जाता है। कांठल चंबल वाला नहीं है, प्रतापगढ़ वाला जो माही वाला जो क्षेत्र है प्रतापगढ़ के प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, तो वहां पर आपका ये कांठल प्रदेश कहलाता है। 56 की पहाड़ियां जालोर शिवाना की क्षेत्र में फैली हुई हैं। तो इस प्रकार से कौन सा साउथ अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? साउथ अरावली मतलब आपका सिरोही उदयपुर वगैरह वो जो क्षेत्र है ना, इसकी बात कर रहे हैं। तो साउथ अरावली के अंदर साबाद की उच्च भूमि नहीं है। साबाद की उच्च भूमि की अगर हम बात करें तो ये तो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर है, बारा के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? बारा में। और बारा आता है आपके हाड़ौती प्रदेश में। उड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार, बोराट का पठार, ये सब साउथ अरावली का पार्ट है। राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है? 56 की पहाड़ियां। 56 की पहाड़ियां बाड़मेर के अंदर, बालोतरा कर लो, बालोतरा सिवाना वाला जो क्षेत्र है वो कर लीजिए। तो यहां पर बाड़मेर, इसके साथ साथ नया जिला जो अपना बालोतरा है, तो बालोतरा कर लीजिए। बाड़मेर, बालोतरा, यहाँ 56 गांवों का जो समूह है वहां पर जो पहाड़ियां पाई जाती है वो आपके बालोतरा क्षेत्र के अंदर, सिवाना विशेष रूप से बालोतरा सिवाना, तो 56 की पहाड़ियां। सिरोही जिले के अंदर तेज ढाल वाली और उबड़ खुबड़, भाई उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं और ढाल बड़े तेज है, इनको स्थानीय नाम में मतलब किस नाम से जाना जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा एक प्रश्न तुम्हारे आएगा। और सिरोही वाला है वो आपका भाकर कहलाता है। क्या कहलाता है? भाकर कहलाता है। हाथीगुड़ा की जो नाल है, नाल का मतलब होता है दर्रा, दर्रा का मतलब होता है इंग्लिश में इसको बोलते हैं पास, पास मतलब संकड़ा रास्ता, छोटा रास्ता। तो आपका दिए गए ऑप्शन के अंदर हाथीगुड़ा की जो नाल है वह सिरोही और उदयपुर को जोड़ने का काम करती है। आप नक्शे में देखोगे तो सिरोही और उदयपुर आपको बिल्कुल पास पास दिखेंगे। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जो बांसवाड़ा जिले की कौन सी नदी पर पुल बनाने का हाल ही में शिलान्यास किया गया था? तो माही की एक सहायक है अनास, वहां पर अभी एक पुल बनाया गया था, तो ये सुर्खियों में था। निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का विस्तार सबसे कम है? अरावली का विस्तार सबसे कम दिए गए ऑप्शन में आपका अजमेर है, जो अजमेर मध्य अरावली क्षेत्र में पड़ता है। अजमेर इसका राइट आंसर। कवास में जो 2006 में बाढ़ आई थी वह पानी किस नदी से निकला था? तो ये आपका लूणी नदी की वजह से आपके कवास में क्या आई थी? बाढ़ आई थी 2006 के अंदर। जमीन के नीचे जिप्सम की परत थी तो पानी सोख नहीं पाई और इसलिए रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर भी बाढ़ आ गई थी, आज से लगभग 19 साल पहले। राजस्थान के अंदर मैप भी देखा करो थोड़े। राजस्थान में उत्खात भूमि इस्तेला करती। उत्खात का मतलब होता है उबड़ खाबड़ जमीन, रेवाइंस, इंग्लिश में इसको भी मतलब रेवाइंस बोलते हैं ना, रेवाइंस, और या फिर आपका बीहड़, रेवाइन या बीहड़ जिसको बोलते हैं, ये चंबल नदी बनाती है। और चंबल नदी आप सबको पता है कि आपके पूर्वी राजस्थान के अंदर, तो ये आपके बीहड़ कहां पर बनेंगे? सीधी सी बात है, तो ये सवाई माधोपुर हो गया, करौली हो गया, धौलपुर हो गया, राजस्थान का पूर्व वाला इलाका। पाली जिले के अंदर जो वस्त्र उद्योग, पाली जिले में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कारण कौन सी नदी है वो प्रदूषित हो रही है? तो मिलों का जो पानी गंदा है वो उसमें जा रहा है, ये कौन सी नदी है वो प्रदूषित हो रही है? तो जवाई नदी है वो आपकी पाली की, ये प्रदूषित हो रही है। जवाई और बांडी है ना, याद रखना, जवाई और बांडी, जो कि किसकी सहायक है? लूणी की सहायक है। लूणी है आपकी मुख्य नदी है, तो लूणी की सहायक जवाई और बांडी है वो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके बेड़च नदी के संबंध में सही नहीं है? अब बेड़च नदी मेवाड़ क्षेत्र की हम बात करें, बेड़च नदी के संदर्भ में कि ये गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, सही बात है। गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है, आगे जाकर के गंगा नदी बेसिन में मिल जाएगी। गंभीरी और ओरई ये इसकी सहायक है, बिल्कुल सही बात है। ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है, ये कथन गलत है। तो ये कहां मिलती है? बिगोद भीलवाड़ा के अंदर। बिगोद के अंदर त्रिवेणी संगम बनता है। बिगोद गुरुजी कहां है? बिगोद भीलवाड़ा के अंदर है, और बिगोद भीलवाड़ा के अंदर एक 3 नदियों का संगम है, 3 सहेलियां आपस में मिलती हैं, बनास, बेड़च और मैनाल। बनास, बेड़च और मैनाल, इनका क्या होता है बेटा? हम मिले, तुम मिले, तो ये हो गया संगम। तो ये संगम बिगोद में होता है, गुलाबपुरा में नहीं होता है। गंभीरी और ओरई तो इसकी सहायक है बेड़च की, सही बात है। में से
अध्यारोपित नदी, अध्यारोपित नदी का मतलब ये होता है कि वह नदी जो अपने पुराने जल मार्ग का अनुसरण करते हुए चलती है, और ये ज्योग्राफी की एक टर्म है। अध्यारोपित नदी का उदाहरण राजस्थान में कौन सी नदी है? अध्यारोपित नदी का उदाहरण है आपकी बनास नदी है। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंपोर्टेंट है। बनास की वन की आशा किस नदी को कहते हैं? वन की आशा या वर्णासा, वो आपके बनास नदी का नाम है। वन की आशा या वर्णासा बनास नदी का नाम है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में से होकर प्रवाहित होती है? देखो, जनापाव की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश मऊ जिले से निकलती है, राजस्थान में एंटर होती है। और चंबल नदी की हम बात करें तो पहले एमपी में एमपी से आएगी, राजस्थान में एंटर करेगी, फिर आपके यूपी के अंदर तो चंबल आपके फिर यमुना में मिलेगी, और फिर गंगा जी में होते हुए बंगाल के खाड़ी में से कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती है? अब ऐसा प्रश्न थोड़ा आए तो नदियों का पढ़ा हुआ ज्ञान होना चाहिए। बनास के दाएं किनारे राइट हैंड साइड से आकर मिलने वाली नहीं है, तो वो सोड्रा है, बेड़च है, गोलवा है और बजाइन है। ये दाएं नदी, दाएं किनारे से आकर के निम्नलिखित में से कौन सी नदी आपके तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है? देखो, तोरावाटी बेसिन वो बेसिन है जो आपके शेखावाटी के अंदर तंवरवंशी राजपूतों का जो इलाका हुआ करता था, और वो जो कांकनी नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या है? कौन सा प्रवाह क्षेत्र है? कांकनी नदी का प्रवाह क्षेत्र। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है। कांतली, काकनी तो आपके मसूरदी या काकनी या मसूरदी, तो ये तो आपके जैसलमेर वाली है। काकदी या मसूरदी ये तो आपके कहां पर बहती है? जैसलमेर के अंदर। बाद में बारिश में आती है, बाद में लुप्त हो जाती है। लेकिन कांतली नदी खंडेला सीकर से निकलती है। कहां से निकलती है भाई? ये निकलती है आपके खंडेला, और खंडेला पड़ता है आपके सीकर के अंदर, जहां का गोटा उद्योग बड़ा फेमस है। तो तोरावाटी बेसिन में ये प्रभावित होती है, मतलब बहती है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है। राजस्थान के कौन से जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का विस्तार है? देखो, बाणगंगा नदी जिसे रुंडित नदी, अर्जुन की गंगा जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा जिसे हम कहते हैं, ये जो नदी है वो राजस्थान के अंदर हम बात करें, जयपुर जो क्षेत्र है ना, वहां पर इसका विस्तार है वो सबसे ज्यादा है। तो ये बाणगंगा नदी बेसिन का विस्तार है वो जयपुर क्षेत्र के मतलब उत्पत्ति यहां से होती है, लेकिन बेसिन आपका भरतपुर है। ये रीट मेंस में पूछा गया था पिछली बार, तो ध्यान रखना। राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी, अर्जुन की गंगा, ये किस नामों से जाना गया है? अलग अलग नामों से। तो ये बाणगंगा नदी के अलग अलग क्या है? नाम है। और निम्नलिखित में से कौन सी नदी आपके राजस्थान से होकर नहीं बहती है? भाई, ताप्ती और जो नर्मदा और ताप्ती नदियों की अगर हम बात करें तो ये आपके एमपी गुजरात वहां बैठती है। एमपी हो गया, गुजरात हो गया, वहां बहते हुए और बाद में वो जाकर के अरब सागर के अंदर गिर जाती है। और कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि ये जो ताप्ती और माई नदियां है ना, ये कैसी नदी का उदाहरण है? ये भ्रंश घाटी का उदाहरण है। दो पहाड़ियों के बीच में, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां आपको याद हो तो मध्य भारत में पाई जाती है, तो उन पहाड़ियों के बीच में से बहती हुई, तो प्रश्न आता है भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो भ्रंश घाटी से बहने वाली जो नदियां है वो यही है। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, जूनियर इंस्ट्रक्टर में बार बार पूछा गया एग्जाम में प्रश्न है। आंतरिक प्रवाह की नदी जो ना तो बंगाल की खाड़ी में मिलती है, जो ना तो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, ना अरब सागर में, ना बंगाल की खाड़ी में, बल्कि राजस्थान के अंदर ही रह जाएगी। आंतरिक प्रवाह की जो नदी है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपकी एक तो कांतली शिकर वाली होगी, मसूरदी होगी जो कि जैसलमेर, साबी होगी और बाणगंगा होगी। तो ये आंतरिक प्रवाह की नदियों के उदाहरण है। घग्गर, मेढा, रूपनगढ़, ये भी आंतरिक प्रवाह है। घग्गर है, मेढा है और इसके साथ साथ रूपनगढ़ है जो अजमेर की है, रूपनगढ़ है, ये भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। राजस्थान की निम्न नदियों पर विचार करना है और बताना है कि अरब सागर, अरब सागर मतलब गुजरात की तरफ, तो अरब सागर में गिरने वाली राजस्थान की जो नदियां हैं वो कौन सी हैं? दिए गए ऑप्शन के अनुसार अरब सागर में कौन सी गिरती है? अरब सागर में गिरती है एक तो माही गिरती है, बिल्कुल, माही के बाद में साबरमती, साबरमती के बाद लूणी, लेकिन चंबल है वो आपके गंगा नदी तंत्र से, मतलब गंगा में बहते हुए फिर बाद में बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाएगी। तो ये ऑप्शन इसके अंदर, यहां पर इसको कट कर दो, तो बी जिसमें भी है कट कर दो, ए, सी और डी, ये अरब सागर में गिरेगी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहां पर सुमेलित नहीं है? दिए गए में से नदी और उनकी सहायक नदियों में, जो यहां पर माही की सहायक नदी सोम है, बनास की कोठारी है, लेकिन साबरमती की सहायक मोरैन नहीं है। मोरैन जो है वो आपकी किसकी सहायक नदी है?
मोरेन है आपकी माई की सहायक नदी हो जाती है। इस प्रकार से ये आपका माही से संबंधित है और ये साबरमती से संबंधित नहीं है। तो माई तो बेचारी आगे जाके फिर इसमें साबरमती से होते हुए अरब सागर में गिर जाएगी। लूणी की बांडी है, जवाई है, वो सब इस स्थान में। बाढ़ का प्रकोप मुख्यतः घग्गर नदी की घाटी के किन क्षेत्रों में देखा जाता है? बाढ़ का प्रकोप घग्गर, हनुमानगढ़ गंगानगर की हम बात करें, हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र के अंदर बात हो रही है। बाढ़ का प्रकोप घग्गर नदी क्षेत्र के अंदर आपका नदियां जो हैं वो आपकी सूरतगढ़ जो क्षेत्र है, कौन कौन से क्षेत्र? सूरतगढ़ हो गया, बड़ोपल हो गया, ये हनुमानगढ़ का एरिया है सूरतगढ़, और ये गंगानगर और मानखेतर। लेकिन खंडेला है वो शिकर में पड़ जाता है, इसलिए यहां पर दिए गए ऑप्शन में ए, बी और सी होगा। ए, बी और सी होगा। नागौर जिले में कौन सी झील नहीं है? नागौर में डीडवाना, डेगाना, कुचामन, लेकिन रेवासा झील है वो आपके कहां पर है? रेवासा सीकर के अंदर है। तो इस प्रकार से दिए गए ऑप्शन में सीकर की झील है, रेवासा धाम भी सीकर, रेवासा रोपवे भी वहीं पर है। कौन सा युग्म यहां पर दिए गए ऑप्शन में से गलत है? छापरवाड़ा झील जयपुर में, ताल छापर चूरू के अंदर है, बालसमंद राजसमंद के अंदर, जयसमंद उदयपुर के अंदर। तो दिए गए में बालसमंद जो झील है वो कहां पर है? आपके जोधपुर के अंदर स्थित है। तो बालसमंद कहां पर होगी बेटा? जोधपुर में होगी मेरे भाई। महिला बाघ का जो झालरा पानी का स्रोत होता है, पानी को इनके संरक्षण से संबंधित था। महिला बाघ का झालरा है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। महिला बाघ का झालरा कहां पर है? जोधपुर में। जोधपुर में गुलाब सागर जो जोधपुर है ना, उसके पास में स्थित है। और 1776 ईस्वी में विजय सिंह की रानी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। लेवा तालाब जो वर्षा जल संग्रहण की संरचना है, बताओ 12 जिले के अंदर स्थित है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील है वो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जो है वो बड़ी झीलों को शामिल किया गया है, जिसमें बजाज सागर है ना वो शामिल नहीं है। पुष्कर झील है, आना सागर है, मान सागर है, फतेह सागर है, पिचोला है, ये सब शामिल है। नक्की झील कहां पर है? देखो नक्की झील तो आपके माउंट आबू के अंदर है। ये कृत्रिम झील है, कहते हैं कि देवताओं ने अपने नाखूनों से इस झील का निर्माण किया था। तो आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा? देखो आना जी चौहान या जो है आपके आना जी के द्वारा 1113 ईस्वी के अंदर ना तुर्कों के संहार के बाद में, वही हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं और ज्योग्राफी में भी इसको हम पढ़ते हैं। तो ये भी आप लोगों को इसके साथ साथ याद रखना है। राजस्थान में खारे पानी की झील नहीं है। खारे पानी की झीलों के अंदर जो ढेबर झील है ना वो नहीं है। बाकी लूणकरण सर ये सब कुछ है। ये मेवाड़ सेक्टर में वर्षा जल को कलेक्ट करने के लिए एक रानीसर तालाब लैब असिस्टेंट के अंदर पूछा गया था। रानीसर तालाब है वो, रानीसर टांका है, रानीसर, पदमसर, ये सब जोधपुर के अंदर है। बहुजीरो तालाब है, गुलाब सागर है, या बालसमंद झील है, या कायलाना झील है, ये सब कहां पर है? जोधपुर के अंदर स्थित। कौन सी नमकीन यानी खारे पानी की झील नहीं है? कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो कावोड, डीडवाना, रेवासा, जैत सागर। तो सांबर हो गया, डीडवाना हो गया, जो है पचपदरा हो गया, लूणकरण सर हो गई, लूणकरण सर है ना, कुचामन वगैरह, ये सब आपकी कौन सी होगी? आपकी खारे पानी की झीलें होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर जैत सागर या बड़ा तालाब है, इसको जैत सागर या बड़ा तालाब भी बोलते हैं। ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका बूंदी में स्थित है। तो ये अलग से ऑप्शन में से नया प्रश्न बनेगा कि कौन सी रानी ने मंडोर के पास में बहुजी को तालाब बनाया था? बहुत बढ़िया, झाली रानी स्वरूपदेव हुआ करती थी, और झाली रानी स्वरूपदेव के बेटे हुआ करते थे चंद्रसेन, ठीक है, जो उत्तराधिकारी बने थे और मारवाड़ के राजा बने थे। मुगलों से सबसे पहले लोहा लिया था, प्रताप के अग्रगामी कहलाते हैं, और मारवाड़ का बुला बिसरा राजा जिसको कहा जाता है। तो स्वरूपदेव झाली इसका राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है? कृत्रिम मतलब मनुष्य के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील जैसमंद झील है, जो कि आपके ढेबर झील थी, वो मैंने बताया था। वर्तमान में 41 जिलों के अनुसार ये उदयपुर में ना होकर के सलूम्बर जिले में पड़ेगी। कहां पड़ेगी? सलूम्बर जिले में आएगी मेरे भाई। खारवाल जो जनजाति है ना वो कौन सी झील से नमक उत्पादन का काम करते हैं? देखो सांबर के अंदर जो खारवाल जनजाति विशेष, सांबर क्या आपके पचपदरा, बालोतरा, अभी वर्तमान में आप 41 जिलों के अनुसार देखोगे सांबर नहीं होगा, इसका उत्तर पचपदरा होगा। पचपदरा आपके बालोतरा जिला। तो यहाँ पर ये लोग झाड़ी से नमक को इकट्ठा करने का काम करते हैं, और ये खारवाल जाति वर्षों से ये काम करती आ रही है। नौनेरा या नौनेरा बांध है वो, इसके निर्माण का कार्य चल रहा है वर्तमान में। नौनेरा बांध
या हम नौनेरा बांध की बात करें तो काली सिंध नदी पर, है ना, काली सिंध नदी पर कोटा के अंदर ये नौनेरा बांध है। काली सिल की बात करें तो वो करौली हो जाएगा, काली सिल है वो वहां पर आपके करौली हो जाएगा। कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? दिए गए ऑप्शन में मीठे पानी की झील नहीं है। पुष्कर है, पिछोला, आना सागर, ताल छापर। तो दिए गए ऑप्शन के अंदर एक झील है जो मीठे पानी की नहीं है। तो ताल छापर जो छुरू वाली है वो मीठे पानी की झील नहीं है, खारे पानी की झील के अंदर आती है। कैसे याद रहेगा सर हमें? एक इसकी ट्रिक है, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, त से ताल छापर जो कि छुरू के अंदर है, और साड़ी से सांबर है, ड से डीडवाना है, पल्लू से पचपदरा है, लू से लूणकरण सर है। जितने भी ये मीठे पानी की हो गई ऊपर वाली, और ये खारे पानी की। बीसलपुर बांध का निर्माण है वो कौन से साल में पूरा हुआ था? बीसलपुर बांध जो आपका टोंक नदी टोंक जिले के अंदर 1999 के अंदर बीसलपुर बांध पूरा हो गया था। और कौन सी नदी पर है, यह प्रश्न भी एग्जाम में आता है। तो ये आपके बनास नदी पर, बनास नदी पर। एक बार आओ नी जवाई जी पावना। जवाई बांध योजना से सिंचित जिले कौन से? बात हो रही है जवाई बांध से सिंचाई की, पेयजल की बात नहीं हो रही है, जवाई बांध से सिंचाई की बात हो रही है। पेयजल तो जोधपुर और पाली को मिलता है, लेकिन पाली और जालोर जो है यहाँ सिंचित होते हैं। और पीने का पानी है वो आपके किसको मिलता है? पेयजल, ये याद रखना, पेयजल आपके पाली और जोधपुर, पाली और जोधपुर को पेयजल। राणा प्रताप सागर बांध, देखो चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। चंबल पर कितने बांध हैं? 4 बांध। जिसमें जो गांधी सागर बांध है ना, वो गांधी सागर जो बांध है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। बाकी सारे के सारे बांध कहां पर है? राजस्थान के अंदर है। तो राणा प्रताप सागर बांध आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर होगा। राणा प्रताप सागर बांध आपके कहां पर? चित्तौड़गढ़। 1970 के अंदर सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है, सर्वाधिक भराव क्षमता। प्रश्न आता है सबसे ज्यादा पानी जिसमें स्टोर हो, सर्वाधिक भराव क्षमता वाला। बजाज सागर बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? माही बजाज। तो ये आपको याद रखना है, माही नदी पर, राजस्थान का सबसे लंबा बांध। तो ये आपका माही बजाज सागर डैम है सबसे लंबा। माही राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान रखता है? सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो कुओं और नलकूपों की वजह से होती है। यह आपको इसमें याद रखना, कुएं और नलकूप है वो सबसे ज्यादा सिंचाई के अंदर योगदान कर। जिस नदी पर आपका मेजा बांध बनाया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सही प्रश्न एग्जाम में आ जाता है। मेजा बांध जो कि भीलवाड़ा के अंदर बना हुआ है, कहां पर? भीलवाड़ा के अंदर बना हुआ है, कोठारी नदी पर बना हुआ है। सीधा सही प्रश्न एग्जाम में उठकर आ जाता है। रेट में पूछा था, वन रक्षक एग्जाम में आया था, कोठारी। राजस्थान में नहर सिंचाई के अंदर, राजस्थान के अंदर आपके नहर सिंचाई से जो सिंचित होने वाला जिला जो टॉप पे है नहरों के अंदर, उत्तरी राजस्थान, जहां पर श्री गंगानगर। नमकीन की समस्या पाई जाती है जिसे सेम की समस्या कहते हैं, और आपकी जो जमीन है ऊपर से सफेद सफेद हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक राजस्थान के अंदर वर्षा जल संरक्षण, वर्षा के जल को कलेक्ट करने की ट्रेडिशनल परंपरागत विधि है? तालाब, कुआं, नदी या टांका? टांका की बात करें तो नदी, कुआं, मतलब दिए गए ऑप्शन के अंदर परंपरागत विधि, तो हम लंबे समय से कह सकते हैं कि हम टांके का इस्तेमाल करते आ रहे हैं और हमारे पूर्वज भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो यहां पर दिए गए ऑप्शन में टांका सही होगा। ये लैब असिस्टेंट साइंस के अंदर पूछा गया था, इंपोर्टेंट है, याद रखें। राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। हमारे पूर्वज जिस विधि का इस्तेमाल करते आ रहे थे, हमारे बडेरे जैसे मारवाड़ी में कहते हो, जिसका इस्तेमाल करते आ रहे थे वो नहीं है। देखो, नाड़ी बनाते थे, टोबा बनाते थे, जोहड़ बनाते, लेकिन नाडी तो वर्तमान में अकाल राहत कार्य के अंदर सरकार के द्वारा स्टार्ट किए गए नाडी कहलाती है। विशेष रूप से नाडी सबसे ज्यादा कहां पर है? मारवाड़ सेक्टर में आप चले जाओ, जोधपुर में नाडिया ही नाडिया मिलेगी, एक पानी का स्रोत। जो जोधपुर क्षेत्र में ऊपरी जलाशय या झील के भूमिगत रिसाव को एकत्रित करने के लिए बावड़ियों को क्या कहा जाता था? देखो, झील है या झील के भूमिगत रिसाव को उसको झालरा कहते थे। एक्स्ट्रा जो जल होता था वो झालरे में चला जाता था, और ये राजस्थान के अंदर झालरे सबसे ज्यादा आपके कहां पर? जोधपुर के अंदर। तो झालरा याद रखना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, आईजीएनपी की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट जो ओवरसीज इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन फंड, किसका इस परियोजना के तहत हम बात हो रही है, ये फंड किसका है? तो भारत और जापान के बीच में ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना भाखड़ा नांगल नहर परियोजना के बीच, किसके बीच की संयुक्त परियोजना है? लाइव स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम LSA।
तो भाखड़ा नागल है वो आपके किन राज्यों के बीच की है, तो इसमें 15.2% की हिस्सेदारी तो राजस्थान की है, तो राजस्थान है और इसके साथ साथ पंजाब है और इसके साथ साथ हरियाणा है। और हम अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की हिस्सेदारी इसके अंदर 15.2% हिस्सा है वो अपने राजस्थान का है, किसमें, भाखड़ा नागल के अंदर। इसरदा बांध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। बताओ इसरदा बांध परियोजना है वो किन जिलों के अंदर संचालित है। इसरदा बांध की हम बात करें तो पहले तो ये आपको याद रखना, ये इसरदा बांध आपके टोंक और सवाई माधोपुर की है। इसरदा बांध कहाँ का है, टोंक और सवाई माधोपुर का। बताओ कौन सी नदी पर इसरदा बांध है आपके टोंक और सवाई। जाखम परियोजना, जाखम सिंचाई परियोजना है वो राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई प्रदान करती है। जाखम परियोजना, जाखम परियोजना है वो आपका जाखम विशेष रूप से प्रतापगढ़ तो इसके अंदर आएगा ही आएगा, तो उदयपुर हो गया, प्रतापगढ़ तो 100% आएगा, याद रखना, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जाखम परियोजना में से कौन सा जिला है वो आपका सिद्धमुख। देखो सिद्धमुख नौहर जो परियोजना है, सिद्धमुख परियोजना के से सिंचाई प्राप्त नहीं करता है। उत्तरी राजस्थान की हम बात करें तो कौन सा जिला है वो इन तीनों से अलग है, आपको पता होगा। तो दिए गए ऑप्शन में बीकानेर है आपका अलग हो गया, बाकी आपका शेखावाटी का एक जिला हो गया और हनुमानगढ़ और गंगानगर हो गया। तो ये आपके फॉरेस्टर एग्जाम में पूछा गया था, इंपोर्टेंट है। सिद्धमुख परियोजना से बीकानेर है वो आपका सिंचाई। भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2%। पिपलाद परियोजना, पिपलाद परियोजना है वो राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है। पिपलाद परियोजना का संबंध आपके झालावाड़ से है। यह परियोजना भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि परवन एक सिंचाई परियोजनाओं से सीधा प्रश्न आता है। परवन बृहद सिंचाई परियोजना ये आपका कौन से जिले से, भाई वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये इस बार सीईटी में भी आया था, पिछली सीईटी में भी आया था, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में भी पूछा था। परवन सिंचाई परियोजना, यहां सीधा सा प्रश्न है झालावाड़, परवन सिंचाई परियोजना आपका भीखाभाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती है। ये दक्षिणी राजस्थान से संबंधित है, भीखाभाई सागवाड़ा है, तो डूंगरपुर से संबंधित है माही नदी, और डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ से। के महीने के अंदर 999 मिलीबार की समान दाब वाली जो रेखा है वो कौन से जिलों से गुजरती है। समदाब का मतलब होता है एक समान जो एयर प्रेशर को मिलाने वाली रेखा, वो आपके कौन से जिलों से गुजरती है। तो ये आपके जालोर, पाली और अजमेर। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जालोर, पाली और अजमेर दक्षिण पश्चिम से उत्तर। सोम कागदड़ा, ये परियोजना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सोम कागदड़ा सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है। सोम कागदड़ा की बात करें तो ये उदयपुर की सिंचाई परियोजना है। उदयपुर के अंदर मध्यम सिंचाई परियोजना है, मीडियम लेवल की, लघु नहीं है, वृहत नहीं है, मध्यम सिंचाई परियोजना है। तो ये आपकी सोम कागदड़ा है वो आपके कैसी है, मध्यम सिंचाई की परियोजना हो जाती है। सही परियोजना, देखो जवाई बांध पर लोड को कम करने के लिए ये आपके उसमें जल की आपूर्ति के लिए सही परियोजना आपको याद रखना है। सही परियोजना का संबंध जवाई बांध से है। तो 1977-78 के अंदर के किस जिले में वर्षा के वितरण में सबसे ज्यादा परिसर देखने को मिलता है। कौन से जिले के अंदर जो वर्षा का जो पानी है उसका जो वितरण है उसमें आपको है यहाँ पर वर्षा परिसर डिफरेंस देखने को मिलता है। सिरोही के अंदर यहाँ पर कहीं ज्यादा तो कम उस तरह। सर्दियों के अंदर भूमध्य सागर से चक्रवात आते हैं और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में आकर के बारिश करते हैं। ये क्या कहलाते हैं, मावठ की बारिश कहलाती है, जो गेहूं के लिए ठीक होती है। राजस्थान के अंदर सम वर्षा रेखाओं का मान है वो किस दिशा की ओर कम होता है। सम वर्षा रेखा, सम वर्षा मतलब एक समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है वो आपका कहां से कौन से, मतलब दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर ये सम वर्षा रेखा का मान कम होता जाएगा। इस तरफ से आप ये यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर बारिश ज्यादा है, तो इस प्रकार यहाँ पर कम है, तो ये सम वर्षा रेखा भी यहाँ पर ये जो मान है वो कम होता